2026 में अगर आप किसी भी फाइनेंस क्रिएटर से ये सवाल करेंगे कि 10,000 रुपए की एसआईपी कहां करनी चाहिए, तो उसमें से मैक्सिमम लोग आपको यही जवाब देंगे कि स्मॉल कैप में डाल दो, मिड कैप में डाल दो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, या कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का आपको नाम बता देंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर में मैंने कुछ ऐसे डेटा को देखा है जो देखकर मेरी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी ही बदल गई है। जून 2026 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिकॉर्ड 31,781 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो देखने को मिला था, और उसी महीने के अंदर में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने एसआईपी बंद भी किया था। और इससे कुछ महीने पहले, यानी कि जून से कुछ महीने पहले, जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था वो 100% से भी ऊपर चला गया था। मतलब 10 लोग अगर एसआईपी स्टार्ट कर रहे थे तो 11 लोग एसआईपी बंद कर रहे थे। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि भारत के म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 82 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। हर महीने रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, एसआईपी अकाउंट्स बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं, इसके बाद भी लोग वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? लोग इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाते हैं। आखिर में क्यों 10 में से केवल 2 से 3 लोग ही लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं म्यूचुअल फंड में, बाकी लोग क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? इसके पीछे का प्रॉब्लम कोई रिटर्न नहीं है, इसके पीछे का प्रॉब्लम पोर्टफोलियो भी नहीं है, इसके पीछे का प्रॉब्लम ऐसा है ना, जो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग बात कर रहे होते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं जो भारत के मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के ऊपर सुटेबल होने वाला है। तो आज मैं आपको एक 10,000 रुपए एसआईपी पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं जो मैं करंट मार्केट डेटा के बेसिस पे, वैल्यूएशन ट्रेंड के बेसिस पे, कैटेगरी रिस्क के बेसिस पे, ड्रॉडाउन हिस्ट्री और इन्वेस्टर बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद डिजाइन किया है। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में। जब हम एग्रेसिव इन्वेस्टर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा ख्याल आता है कि भैया मैं रिस्क तो बहुत ज्यादा ले सकता हूं, मेरे जितना रिस्क लेने वाला इंसान पूरे मार्केट के अंदर कोई नहीं है, तो मैं 70 से लेकर 80% पैसे को स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, क्योंकि आपको किसी ने बता के रख दिया है कि पिछले 5 साल के अंदर में स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न देने वाला कोई फंड नहीं है, तो सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो। लेकिन हम किसी और की बात क्यों माने? हम मानेंगे डेटा की बात। 2018 से लेकर 2020 के बीच में जो स्मॉल कैप है वो लगभग 50 से लेकर 60% तक नीचे गिर गया था। अकेले कोविड के टाइम में ही जो स्मॉल कैप फंड्स है वो लगभग 40% से ज्यादा नीचे गिर गए थे। तो प्रॉब्लम यहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब 50% स्मॉल कैप नीचे गिर जाता है तो इन्वेस्टर मार्केट को नहीं हरा पाता है, खुद को ही हरा देता है। अब बात करते हैं मार्केट के करंट स्टेज के बारे में कि अभी के टाइम में मार्केट में क्या चल रहा है और कहां पे इन्वेस्ट करना सबसे बेटर रहेगा। तो निफ्टी 50 पिछले 10 दिन के अंदर में लगभग 1000 पॉइंट की रैली कर चुका है। अभी के टाइम में लगभग 24,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब लोग तो यहां से ये बोल रहे हैं कि निफ्टी यहां से रैली करने वाला है, इस साल के एंड तक ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा। आईएमएफ की डेटा ये बताती है कि भारत आज भी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। तो एक बात तो क्लियर है कि आगे चल के मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। लेकिन आज के टाइम में सवाल ये निकल के आ रहा है कि केवल भारत की बड़ी कंपनीज ही ग्रो कर रही हैं या छोटी कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं। एक बार हम वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। तो ये भारत के टॉप 100 कंपनी के इंडेक्स का पी रेशियो है जो कि लगभग 20 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट पी रेशियो होता है 20 का। अगर हम पीबी रेशियो की बात करते हैं तो ये भी लगभग 3.1 के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस देखिए 1241 का है, मतलब अर्निंग बहुत बढ़िया हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज का। अगर हम हिस्टोरिकल पी को भी चेक करते हैं तो देखिए लगभग एवरेज से कम ही देखने को मिल रहा है। 5 साल का एवरेज पी लगभग 22 के आसपास है, 2 साल का 21 का है, 1 साल का एवरेज पी 21 का है, अभी के टाइम में 20 पे देखने को मिल रहा है। तो एवरेज से कम पी ट्रेड कर रहा है जो कि बहुत अच्छी खबर है। और जब हम इस पी रेशियो के चार्ट को भी देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि पी रेशियो की जो लाइन है वो नीचे जा रही है और प्राइस का लाइन ऊपर जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर होती है किसी भी इंडेक्स के लिए, और यही सभी इंडेक्स के अंदर होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ईपीएस है। आप यहां पे ध्यान दीजिए, ईपीएस का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं पिछले 5 साल का, तो अभी के टाइम में देखिए ईपीएस कहां भाग रहा है। पहले नीचे था, जब कोविड के बाद बहुत नीचे था, लेकिन देखिए लगातार ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी हुआ है। देखिए ब्लू कलर की लाइन लगातार ऊपर जाती हुई आपको दिख रही है। इसका मतलब अर्निंग बहुत बढ़िया कर रही है बड़ी कंपनी, जिसका आपको फायदा ये मिल रहा है कि ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम भारत के मिड कैप कंपनी के इंडेक्स को देखते हैं तो इसका पी रेशियो अभी के टाइम में 30 का चल रहा है और इसका पीबी रेशियो लगभग 4.6 का चल रहा है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी को देखते हैं तो हिस्टोरिकल पी तो बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। 5 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 31 का है, अभी 30 का चल रहा है। 2 साल का एवरेज पी 35 का है, अभी 30 का चल रहा है। 1 साल का एवरेज पी भी 32 का है, अभी के टाइम में एवरेज से कम चल रहा है। इसका मतलब पी रेशियो पिछले 5 साल के एवरेज से कम ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है मिड कैप के इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर हम इसके भी पी रेशियो के चार्ट को देखते हैं तो इसका भी पी रेशियो की लाइन नीचे जा रही है और मिड कैप इंडेक्स का प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि मिड कैप कंपनीज भी अर्निंग कर रही है अभी के टाइम में। वो ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है जो 2024 के अंदर देखने को मिला था, जहां पे पी लगभग देखिए
45 के आसपास पहुंच गया था, वो पी अब देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन है ईपीएस। मैं दोबारा बोलता हूं, अर्निंग पर शेयर। यहां पे देखिए अर्निंग पर शेयर के अंदर उछाल देखने को मिला है। कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट कर रही है अभी के टाइम में, जिसके वजह से आपको पी रेशियो के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन 30 का भी पी रेशियो ज्यादा होता है, अभी भी कंपनीज को ज्यादा अर्निंग करना पड़ेगा। लेकिन हम भारत के स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं, जो कि स्मॉल कैप 250, तो इसका पी रेशियो 34 तक पहुंच गया है, 34 पे पहुंच गया है। पीबी रेशियो 3.6 का है। अर्निंग कम हो रही है, 522 का ईपीएस है। अगर आप इसके हिस्टोरिकल पी को देखते हैं तो आपको एवरेज से हाई पी रेशियो देखने को मिल रहा है। 5 साल का एवरेज पी केवल 27 का है, अभी 34 को टच कर चुका है। 2 साल का एवरेज पी 30 का है, अभी 34 को टच कर चुका है। इसका मतलब एवरेज से बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन आपको स्मॉल कैप के पी रेशियो के चार्ट में दिखेगा। यहां पे देखिए जो इसका पी रेशियो की लाइन है, जो ब्लू कलर वाली है, ये देखिए जब ऊपर गई है ना तो प्राइस भी ऊपर गया है, जब प्राइस नीचे गिरा है तो पी भी नीचे गिरा है, फिर जब यहां पे प्राइस ऊपर गया है तो पी दोबारा ऊपर गया है, फिर जब प्राइस नीचे गिरा है तो पी रेशियो भी नीचे गिरा है। लगभग 23 के आसपास पी रेशियो आ चुका था मार्च 2026 के अंदर में स्मॉल कैप का, जो कि बिल्कुल इन्वेस्ट करने लायक था। लेकिन जैसे ही लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, पी रेशियो दोबारा जंप करके 36 को टच कर चुका है, और 36 का पी रेशियो स्मॉल कैप का गया ही नहीं था। 2024 के अंदर में भी लगभग देखिए 35 के आसपास देखने को मिला था, अभी 36 को टच कर चुका था। इसका मतलब जब जब पी रेशियो के अंदर बढ़ोतरी हुई है, मार्केट नीचे गिरा है, और अभी के टाइम पे भी पी रेशियो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। इसके पीछे का रीजन है ईपीएस। अगर आप ईपीएस को चेक करेंगे एक बार तो अर्निंग हो ही नहीं रही है। यहां पे देखिए अर्निंग कितनी डाउन हो चुकी है और प्राइस ऊपर भाग रहा है। ईपीएस की लाइन हमेशा ऊपर रहनी चाहिए प्राइस के। इस अगर आप चार्ट को देखेंगे ना यहां की लाइन को, तो यहां पे देखिए 2022 से लेके 2024 तक का ईपीएस आपको ऊपर दिख रहा है और प्राइस नीचे दिख रहा है। इस टाइम पे अर्निंग बहुत बढ़िया हो रही थी, क्योंकि कोविड के बाद कंपनीज ने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर चला गया है और ईपीएस की लाइन नीचे है। इसका मतलब कि अर्निंग नहीं हो पा रही है, और जब अर्निंग नहीं होगी तो पी रेशियो और ज्यादा बढ़ेगा। लोग आंख बंद करके पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, अब फंड मैनेजर को मजबूरी में एक ही कंपनी के अंदर बार बार पैसे को डालना पड़ रहा है। इसके वजह से उस कंपनी का प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन उस कंपनी की अर्निंग उतनी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से एक बबल क्रिएट होता हुआ जरूर दिख रहा है स्मॉल कैप के अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में। अब इस सिचुएशन के बेसिस पे मैंने 10,000 रुपए से एक एसआईपी पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, जो मैं आने वाले 20 साल तक इन्वेस्ट करने वाला हूं इस पोर्टफोलियो के अंदर। ये जो मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, ये मेरे रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग है। आपका कुछ और रिस्क हो सकता है, आपका कुछ और चूज करने का तरीका हो सकता है, आपके लिए कोई और कैटेगरी बढ़िया बैठ सकती है। तो अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग ही पोर्टफोलियो चूज करिएगा। मेरी बात मान के या यूट्यूब पे किसी भी क्रिएटर की बात मान के आंख बंद करके कहीं भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो 10,000 रुपए में से 40% में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। फ्लेक्सी कैप इसलिए मैं चूज करूंगा क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे 20 साल तक मार्केट में टिकना है। मैं ऐसी कैटेगरी पोर्टफोलियो में लेके नहीं आऊंगा जो अगले ही साल 50% नीचे गिर जाए। मैं ऐसी कैटेगरी के अंदर ज्यादा एलोकेशन नहीं रखने वाला हूं। तो 40% मेरा एलोकेशन फ्लेक्सी कैप में रहेगा। और डेटा भी ये बताता है कि बाकी जो कैटेगरीज हैं फ्लेक्सी कैप के अलावा, उनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जब मार्केट साइकिल चेंज होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप इकलौती कैटेगरी है जिसके फंड मैनेजर स्ट्रगल नहीं करते हैं जब मार्केट साइकिल चेंज होता है। उन्हें लगता है कि अगर लार्ज कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, वो लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा देंगे। उन्हें लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में ग्रोथ आने वाला है, वो स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा देंगे। तो फ्लेक्सी कैप मेरे पोर्टफोलियो का एक कोर मेंबर होने वाला है, जो मेरा बेस बिल्ड करेगा। मतलब ये पोर्टफोलियो को ज्यादा नीचे नहीं गिरने देगा। 10,000 में से 3,000 रुपए यानी कि लगभग 30% जाएगा मेरा मिड कैप कैटेगरी के अंदर। मिड कैप के अंदर वो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं। स्मॉल कैप में ग्रो करने वाली होती हैं, उनका कोई भरोसा होता नहीं है, क्योंकि वो ग्रो कर भी सकती हैं और फ्लॉप भी हो सकती हैं। मैक्सिमम कंपनी तो फ्लॉप हो जाती है तो इंडेक्स से बाहर हो जाती हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले स्ट्रॉन्गर कंपनी होती है, स्टेबिलिटी इनमें ज्यादा होती है स्मॉल कैप के मुकाबले। तो मिड कैप लंबे टाइम में मेरे पोर्टफोलियो को बूस्ट करने का काम करेंगी, मेरे रिटर्न को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगी। इसीलिए मैंने मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 30% का एलोकेशन लेके रखा हुआ है। 10,000 में से 2,000 रुपए यानी कि 20% में इन्वेस्ट करूंगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। देखिए मेरे को आइडिया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में इक्विटी मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, लेकिन गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर मेरा रिटर्न अच्छा खासा बन सकता है। इसीलिए मैं लगभग 20% एलोकेशन मल्टी एसेट के अंदर रखने वाला हूं, जहां पे फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलता है कि वो कम से कम 3 एसेट क्लास के अंदर मेरे पैसों को इन्वेस्ट कर पाएगा। अगर उसे लगेगा कि इक्विटी मार्केट में गिरावट होने वाला है या क्रैश आने वाला है, तो गोल्ड के अंदर पैसा शिफ्ट कर देगा, रियल एस्टेट के अंदर डाल देगा या डेट के अंदर एलोकेशन बढ़ा देगा। वहां पे मेरे को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलने वाला है, जो कि लंबे टाइम तक सर्वाइव करने के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी है। एंड 10,000 का जो आखिरी 10% है यानी कि 1,000 रुपए, उसको मैं स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। देखिए मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं चाहूं तो 30
20% मल्टी एसेट के अंदर डाल सकता हूं। मैंने केवल 20% ही डाला है और 10% मैंने छोड़ा है स्मॉल कैप के लिए। स्मॉल कैप मेरे पोर्टफोलियो का थोड़ा सा बूस्टर का काम कर सकता है। वैसे मैंने बूस्टर के लिए मिड कैप लेके रखा हुआ है ताकि वो पोर्टफोलियो को बूस्ट करे। स्मॉल कैप हमेशा ओवर वैल्यूड ही रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप का वैल्यूएशन नहीं सुधरेगा जब तक लोग कम पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोग जब तक कम पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे तब तक स्मॉल कैप का प्राइस ही भागता रहेगा, अर्निंग नहीं होगा। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज उतनी बढ़िया अर्निंग नहीं कर पाती हैं, पैसे को अंदर सोख नहीं पाती हैं। बड़ी कंपनीज, मिड कैप कंपनीज पैसे को सोख लेती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। स्मॉल कैप पैसे को सोख नहीं पाता है, इसके वजह से उसके प्राइस के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है। प्राइस भागता है लेकिन अर्निंग नहीं भाग पाता है, और यह चीज आपको हमेशा दिखने वाली है जब तक एक बड़ा क्रैश नहीं आता है स्मॉल कैप के अंदर। क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर बड़ा क्रैश आया था कोविड के टाइम में, उसके बाद अचानक से स्मॉल कैप भागना स्टार्ट किए थे। क्यों भागना स्टार्ट किए थे? क्योंकि उनकी अर्निंग अच्छी हो रही थी, बीच में गिरावट देखने को नहीं मिला था 2 से लेकर 3 साल तक। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जब मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ था 2024 के अंदर में, उसके बाद कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिला है। 15-20% की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है। जब भी लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, स्मॉल कैप भागना स्टार्ट करता है, उसके साथ पी रेशियो भी भागना स्टार्ट करता है, और जब कोई भी न्यूज आती है स्मॉल कैप धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसीलिए मैंने केवल 10% का ही एलोकेशन रखा है स्मॉल कैप के अंदर। अब मैंने अगर म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज कर लिया है तो अब मैं एक और काम करने वाला हूं। जब मैं आज अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करूंगा वो है स्टेप अप एसआईपी। मैं अपने एसआईपी को हर साल बढ़ाऊंगा, नहीं तो इन्फ्लेशन ही मेरे पैसे को खा जाएगा, मेरे रिटर्न को खाता रहेगा। क्योंकि भारत के अंदर लगभग 5 से लेकर 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो करता है। तो अगर मैं 10,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करूंगा तो उसको हर साल में कम से कम 7% तो बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10% बढ़ाते हैं, 15% बढ़ाते हैं, वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं केवल 7% ही बढ़ाऊंगा। एक बार देख लेते हैं कि बढ़ाने से क्या फायदा होता है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 का अमाउंट लेकर रखा हुआ है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। 7% से हर साल मैं उसको बढ़ाऊंगा, अपने इन्वेस्टमेंट को 10,000 को हर साल 7% से बढ़ाऊंगा। मेरा जो रिटर्न है वो लगभग 15% का है। मैंने एक नॉर्मल रिटर्न लिया है, हो सकता है मेरे को कम भी मिल जाए, हो सकता है मेरे को ज्यादा भी मिल जाए, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने एक 15% का रिटर्न लिया है, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। और मेरा जो टेन्योर है वो लगभग 20 साल का है। 20 साल के बाद मैं 1 करोड़ का कॉर्पस हिट करना चाहता हूं। लेकिन 7% का स्टेप अप करने से क्या होने वाला है कि मेरा कॉर्पस बढ़ के हो जाएगा 2 करोड़ का। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 49 लाख रुपए अगले 20 साल के अंदर में, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए। यानी कि मैंने अपने गोल से दोगुना पैसा बना लिया है 20 साल के अंदर में, केवल 7% का स्टेप अप एसआईपी करने की वजह से। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि आप कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट करिए अपने अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। बस ये देख के क्रिएट करिएगा कि आप 5 साल में बाहर ना निकल जाएं। अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं जो आपको 5 साल के अंदर में ही बाहर निकाल रहा है मार्केट से, तो पोर्टफोलियो आपके लिए सही नहीं है। और ये बात तब रियलाइज होती है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। ये बात तब रियलाइज नहीं होती है जब मार्केट स्टेबल होता है या रैली देखने को मिलती है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न नहीं होता है, वेल्थ क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आप 25% का भी रिटर्न अचीव कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और 12% वाला आसानी से वेल्थ क्रिएट कर लेगा। इसीलिए बोलता हूं कि कैटेगरी ऐसा चूज करिए जो आपको लंबे टाइम तक मार्केट में रख पाए, आप छोड़ के बाहर ना निकले म्यूचुअल फंड को। वीडियो पसंद आई, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती है और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो क्रिएट करने में, रिसर्च करना पड़ता है, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके ऐसी वीडियोज आती हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आपके किस कैटेगरी के अंदर ज्यादा एलोकेशन है, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।